तो हेलो एवरीवन, तो श्रीविजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। मुझे पता है दोस्तों कि मैं बहुत ही दिनों बाद मेरी ये क्लासेस ला रहा हूँ। कुछ ऐसे रीजंस थे जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब आपको कंटिन्यू आने वाले एग्जाम्स के अपडेट के साथ साथ उसकी तैयारी भी आपको शानदार इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। तो देखिए, इसकी अब खास बात यह होगी कि जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी देखें, जैसे पटवारी की, हॉस्टल वार्डन की, यहाँ तक कि सीजी टेट की भी, अगर आप जो एग्जाम का पैटर्न देखें ना, बहुत ही अलग है। तो इसीलिए हमको अब लेवल अप करके तैयारी करनी होगी। तो उसी को आधार मानकर मैंने आगे के आपके जितने भी एग्जाम्स के मॉडल प्रश्न है ना, उनको सेट किया है। अब खुद आगे आप देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको वर्तमान पैटर्न के आधार पर जो कूट वाले प्रश्न बन रहे हैं ना, उसके आधार पर मैं आपको प्रश्न देने वाला हूं। ये मेरी गारंटी है कि अगर मैं 20 प्रश्न भी करा रहा हूं तो ये 20 प्रश्न आपके 50 प्रश्न के बराबर होंगे। और ये मैं नहीं, आप खुद कहेंगे जब आप पूरी की पूरी वीडियोस को लास्ट तक देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको बता पाऊंगा कि जितने भी कोचिंग संस्थान है ना, 100% नो डाउट वो लोग भी अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा भी आपको 100% आपको देखने को मिलेगा और आप खुद कंपेयर करके बताएंगे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना तो आपको पेमेंट करना है ना कुछ, बस आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, वो भी जब आपको क्लासेस अच्छी लगे। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अब कंटिन्यू आपको वीडियो जो है या क्लासेस जो है आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर, जो कि मंडी उप निरीक्षक, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उस पर बेस्ट है, ठीक है, जो वर्तमान पैटर्न पे है। तो चलिए, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के मॉडल प्रश्न 1 पर। हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप पीडीएफ देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ कि मैंने प्रश्न किस प्रकार से लिए हैं। जैसा कि वर्तमान में लेवल है ना, हाई है, और अभिकथन कारण वाले प्रश्न, साथ ही साथ सही जोड़ी वाले प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, और कूट वाले प्रश्न, ठीक है, जो कि बच्चों को ये देख के ही डर लग जाता है कि यार इतने सारे प्रश्न हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस प्रकार से जो पैटर्न है ना बनाकर रखा है, ताकि जब आप एग्जाम में देखें तो आपको ऐसा ना लगे कि यार क्या आ गया, है ना। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल के लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के सीधा सॉल्व करते जाते हैं। यदि आप 20 में से ना 10 प्रश्न भी अच्छे से बना लेते हैं तो आप समझिए कि आपकी तैयारी जोरों शोरों से और शानदार है, क्योंकि मैंने प्रश्नों का लेवल उच्च रखा है। इसके बाद हम थोड़े इजी लेवल पे भी और हाई लेवल पे भी थोड़ा चेंज करते करते जाएंगे, ताकि जिस प्रकार से भी पैटर्न से प्रश्न है ना हमसे बनी जाए, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 6, 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। प्रश्न देखने में टफ लग रहा है, लेकिन है नहीं, बस अब मैं जैसे बना रहा हूं वैसे ही बनाते जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो 3 टंकी बना लीजिए, ए बी और सी। 3 टंकी है भाई, तो इसको डार्क करता हूं। 3 टंकी है, सॉरी, हाँ, 3 पाइप है, ए बी और सी। अब ये एक टंकी को भर रहे हैं कितने, 6 घंटे में, 8 घंटे में और 12 घंटे में। तीनों की अलग अलग क्षमताएं हैं भाई, ठीक है। अब ये हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं कि आखिर टंकी की क्षमता कितनी है, वो कितना पानी धारण कर सकता है। तो इसको निकालने के लिए बस हमको इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो 6, 8 और 12 का हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमको मिलेगा 24, ठीक है। तो ये हम टंकी, ये मान सकते हैं हम 24 लीटर टंकी की धारिता है, ये हम मानते हैं, या 24 यूनिट बोल लीजिए, ठीक है। अब यहां पर से हम निकाल सकते हैं कि ए बी और सी की क्षमता कितनी है। इसका मतलब वो एक बार में कितने यूनिट भर सकते हैं। तो अगर क्षमता निकालनी है ना, बहुत ही शानदार सी चीज होती है, एफिशिएंसी बोलते हैं इसे। तो आपको क्या करना है, एक एक को भाग देकर देखना है। तो जो 24 है ना, उसको एक एक से भाग देकर देखिए, वही उसकी क्षमता निकल जाएगी। तो 24 को 6 से भाग दीजिए तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में। तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक उसी प्रकार से 24 को 8 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 या 24। तो बी की क्षमता आ गई 3। ठीक उसी प्रकार से 24 को भाग दीजिए 12 से तो 2 बार में जाएगा, तो सी की क्षमता आ गई 2। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा कि एक बार में ए 4 बाल्टी, बी 3 बाल्टी और सी 2 बाल्टी का यूज करता है। ऐसे हम मान सकते हैं।
अब देखिए तो बताइए भाई वो एक साथ एक बार में कितना यूनिट पानी भर देते हैं। तो वो एक बार में यूनिट पानी भरते हैं तो 4 धन 3 धन 2, इसका मतलब 9 यूनिट। 9 यूनिट ये लोग क्या कर देते हैं, एक बार में पानी भरते हैं। ठीक है, इतना तो हमको मिल गया कि इनकी क्षमता कुल मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर मैं लिख देता हूं ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की कुल मिलाकर क्षमता कितनी है, 9 है। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न में ऐड कर दिया है भाई क्या, कि टंकी का 2/3 भाग भरने में इनको कितना समय लगेगा। तो देखिए टंकी की धारिता हमने तो 24 मानी है, अब 24 का हमको निकाल देना है 2/3। 2/3, ठीक है, सॉल्व कीजिए भाई, 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16, इसका मतलब हमको 16 यूनिट पानी भरना है ना। तो कितना समय लगेगा, तो भैया समय सीधा निकाल दीजिए, हमको पता है कि हमको 16 यूनिट पानी भरना है और एक बार में ये लोग कितना यूनिट भरते हैं, 9 बार में, तो कितना समय लगेगा भैया, ये सभी घंटों में है ना, क्योंकि हमने घंटों में लिया है। तो सीधा हम इसको सॉल्व करेंगे तो भाग जाएगा 9 एकम 9 और यहाँ पर हासिल में आएगा 7 सही, सॉरी 1 सही 7/9। अब यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन दिख रहा है क्या इस प्रकार से, नहीं, इसका मतलब हमको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 7/9 को हमको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो मिनट में चेंज करना है तो हम किससे गुणा करेंगे, 60 से, तो 1 सही 7/9 गुणित 60। ठीक है, सॉल्व कीजिए भाई, तो 6 सत्ते 42, तो 1 घंटा और सॉल्व कीजिए 6 सत्ते 42, तो 420/9। ठीक है, तो कितना आएगा भाई, 1 घंटा भाग दीजिए 9 चौक 36 और 9 छक्का 54, तो दशमलव समथिंग कुछ आएगा। तो 1 घंटा 46 के आसपास है, तो 46 के आसपास देखिए यहाँ पर 47 है, तो 1 घंटा 47 मिनट हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये टफ नहीं होते, बस थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं और थोड़ा सा बस इसको कैलकुलेशन बढ़ा दिया गया है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो यार ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो में लिखिएगा शानदार अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको टफ लग रहा है ना, इसके बाद मैं और इजी वाले मॉडल प्रश्न भी लाऊंगा, तो जैसे आपको समझ में आए, और फिर अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए तो टॉपिक वाइज भी लाऊंगा। तो चलिए अभिकथन और कारण वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमारा पहला अभिकथन है कि √7 - √3 ब्रैकेट में है √7 + √3, ये दोनों एक परिमेय संख्या है या नहीं, ये बताना है आपको। और कारण है a - b a + b = a² - b², एक बीजीय सर्वसमीकरण है। सबसे पहली बेसिक चीज तो हमको पता ही है कि a - b और a + b = a² - b², ये एक बीजीय सर्वसमीकरण है। तो भैया कारण तो सही है, ठीक है, नो डाउट कारण सही है। ठीक है, अब देखते हैं अभिकथन को। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है √7 - √3, इसका मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं √7 मतलब a की जगह में √7 है, b की जगह में √3, यही फॉर्मूला तो बन रहा है a - b और a + b। देखिए यहाँ पर √7 a और यहाँ पर b, ठीक इसी फॉर्मूले में क्यों ना रख दें हम लोग, चलिए भाई रख दीजिए। तो a - b और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b²। तो चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए भैया, तो √7 का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वही संख्या आएगी 7, माइनस √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या आएगी 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो भैया 4 बताइए परिमेय संख्या है या नहीं, ऑब्वियसली है, क्योंकि जिन संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, तो देखिए हर कुछ नहीं है, मतलब एक यहाँ पर छुपा हुआ होता है, तो जाहिर सी बात है 4 भी एक परिमेय संख्या है। तो हमारा अभिकथन भी सही हो गया, इसका मतलब हमारा अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। और वहीं एक चीज और समझ लीजिए, इस कारण के कारण ही तो हमारे अभिकथन की पुष्टि हुई। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए कथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहीं पर बच्चे समझ नहीं पाते कि आखिर सही व्याख्या वो कैसे कर रहे हैं, है ना भैया, इसी फॉर्मूला का यूज करके तो हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजा आ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का स्तर मैंने अच्छा रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि लो था यार, मजा नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है अभी, है ना, तो सिंप्लीफिकेशन से यहाँ प्रश्न है। तो देखिए एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले है 2 का घात 8 गुणित 2 का घात 3 भागित 2 का घात 3। सबके पहले आपको ये समझा दूं कि मैं अगर आधार समान हो, तो देखिए अगर आधार समान हो एक और गुणा में हो, ठीक है, तो घातांक क्या हो जाते हैं भाई,
जुड़ जाते हैं, ठीक है, m+1 n। और यदि आधार समान हो और भाग में हो, है ना, भाग में हो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, घातांक क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ये बस थोड़ा सा जानकारी मैंने आपको दे दी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले गुणा में देखिए, इन दोनों का आधार समान है, आधार समान है भाई, 2 है, तो घातांक जाहिर सी बात है क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो 8, यहाँ पर -3 पहले से है, तो प्लस और माइनस का माइनस, तो यहाँ पर -3, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में देखिए आधार समान है और बीच में भाग है, तो कौन सा चिन्ह आएगा, ऋण का चिन्ह आएगा, क्योंकि घातांक घट जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋण, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए, तो 2 का घात 8 ऋण 6, तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर 4। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ए का, और आ गया। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, एक एक करके सॉल्व करते रहेंगे ना, टाइम ऐसे ही चले जाएगा, टाइम की शॉर्टेज है बाबू। अब आते हैं नेक्स्ट बी में, देखिए फिर से वही फॉर्मूला, आधार समान है तो घातांक जुड़ जाएंगे। चलिए भैया देख लीजिए, तो 27 है, 27 का घात क्या हो जाएगा, 2/3। देखिए यहाँ पर माइनस है, वैसे घातांक तो जुड़ रहे हैं लेकिन माइनस का चिन्ह है तो घट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 3 आधार है, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो 27 का पावर 1/3 बचा, ठीक है। इसको और सिंपल कर सकते हैं, तो 3 का घात 3, ये तो 27 होता है, तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे 27 आ जाएगा। इसको और लिख सकते हैं, तो 3 का घात 3 और पूरे का घात 1/3 है। तो देखिए घात के ऊपर घात है, तो दोनों घात क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। ये सभी चीजें बेसिक है ना, अगर बेसिक आपको नहीं आता तो बताइए, एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा मैं। तो ये गुणा हो गए, तो ये और ये कट गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो देखिए बी का क्या हो जाएगा, 3 किस में है भाई, बी में। तो देखिए अब आपको ये डाउट होगा कि हाँ हमको सॉल्व सभी को करना है, नहीं बाबू, हमारा यहीं पर से आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देखिए ए का 2 किस में है भैया, ये देखिए ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है, तो बी तो खत्म हो गया, डी भी खत्म हो गया, और फिर हमारा बी का 3 मिल गया, बी का 3 मिल गया, तो बी का 3 किस में है, ओनली ऑप्शन नंबर ए में है, तो बी का 3 सीधा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए यहीं पर से बन जाएगा। हमको बाकी 2 को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं तो यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ ना। चलिए देखिए ये मत सोचिए कि वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो लंबी नहीं हो रही है, वीडियो में क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है ना, एक एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए भैया इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, √5 का घात ऋण 3 है और उसका घात ऋण 2/3 है, तो जब घात के ऊपर घात है तो दोनों गुणा हो जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण √5, तो ऋण 3 गुणित ऋण 2/, ये घातांक गुणे हो गए, तो ये 3 और ये 3 कट गया, और ये ऋण और ऋण का क्या हो जाएगा, धन, तो कितना बचेगा भाई, √5 का घात 2, ठीक है। तो √5 का घात 2 मतलब 5, यही हमारा आंसर होगा। तो सी का क्या हो गया, 4, देखिए सी का 4 मिल गया ना। और यहाँ पर देखिए फिर से आधार समान है तो घातांक जुड़ जाएंगे भाई, तो 8 का घात क्या हो जाएगा, 1/3, ऋण देखिए यहाँ पर ऋण है, तो ऋण 2/3। अब देखिए नीचे में दोनों में आधार समान है, तो घातांक क्या कर दीजिए, सीधा घटा दीजिए, तो 8 का पावर ऋण 1/, क्योंकि यहाँ पर 1 में से 2 घट रहा है, चिन्ह तो ऋण का आएगा। और सॉल्व कीजिए तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 3, ठीक है, और फिर यहाँ पर ऋण 1/3 है, हाँ ठीक है भाई। अब देखिए घातांक के ऊपर घातांक है तो दोनों गुणा हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणित ऋण 1/3, 3 और 3 कट गया, तो यहाँ पर आ गया 2 का घात ऋण 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/, ठीक है, यहाँ पर हमारा तो देखिए सारी चीजों को मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बताया, इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप 2 में से ही यहाँ पर आंसर ला सकते थे, लेकिन मेरा काम है बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्न में से कौन से कथन असत्य है। देखिए कितने सारे कथन तो दे दिए हैं, इसका मतलब आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दिया है असत्य, बोला है ना, ध्यान रखिएगा असत्य है, ध्यान दीजिए। पहला बोलता है किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक उनके एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक से सदैव बड़ा या तो बराबर होता है, ठीक है। देख लीजिए भाई कैसे, तो देखिए जैसे कोई भी 2 संख्या मैंने ले लिया, 4 ले लिया और 5 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का अगर मैं लघुत्तम समापवर्तक निकालूं, एलसीएम निकालूं, तो कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा, ये एलसीएम है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। वहीं एचसीएफ अगर निकालूंगा तो 4 और 5 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आएगा।
तो यहाँ पर आप बताइए 20 बड़ा है ना एक से, है, और इसका मतलब है एलसीएम बड़ा है एचसीएफ से। तो यही तो बता रहा है कि हमेशा जो दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से सदैव बड़ा या बराबर हो। आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, कोई भी एग्जांपल, जैसे और एग्जांपल हम ले लेते हैं, 15 और 20 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालिए भाई, इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा क्या, 60 में चले जाएगा, ठीक है। 15 चौक 60 और 20 तिया 60। और ठीक अगर इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या आएगा भाई, 5 आएगा। यहाँ पर से भी आप देख पाएंगे कि 60 बड़ा है 5 से, तो हमारा आंसर ये तो सही होगा, इन दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से सदैव बड़ा या बराबर होता है। दूसरा देखते हैं, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ बराबर 1 है ना, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो उनका एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है। बहुत ही शानदार। देखिए भाई, हमने पहले ही अभी एग्जांपल लिया कि चलिए दो संख्या H4 और 5 हमने लिया, ठीक है। अब इन दोनों का एचसीएफ यहाँ पर 1 निकला है ना हमारा, ठीक है, निकला है। तो यहाँ पर अगर हमको इसका एलसीएम निकालना था ना, तो सीधा हम क्या करेंगे, 4 और 5 को गुणा कर देंगे, तो हमारा एलसीएम यहाँ पर से निकल जाएगा, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है उसका एलसीएम निकालने के लिए बस उनको गुणा कर दो, बात खत्म। एग्जाम्पल और बताता हूं मैं, जैसे हम ले लेते हैं 7 और 8, ठीक है। इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे महत्तम समापवर्तक तो 1 आएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालना है तो बस क्या करना है आपको, 8 और 7 को गुणा कर दो आपस में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 7 56। इस प्रकार से हम का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये भी सही हो गया भैया, ये सही हो गया, ठीक है। तीसरा देखते हैं सी, तीन संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है तीनों संख्याओं का गुणनफल। ऐसा सुना है क्या आपने? नहीं, इसके जैसा ही कुछ सुना होगा, लेकिन वो क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर होता है उसके एलसीएम और गुणा होता है एचसीएफ के। ये होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ठीक है, ना कि तीन संख्याओं का। तो ये गलत हो जाएगा हमारा, तो सी हमारा गलत होगा। डी में देखते हैं, किसी संख्या और उसके मल्टीपल अर्थात गुणज का एचसीएफ वही संख्या होती है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है चीजें। जैसे कोई संख्या है, अब इसका गुणज क्या है, जो कि इसके पहाड़ा में है, जैसे कि 6 फिर 12 फिर 18 फिर 24, ऐसे ऐसे करके इसका गुणज आपको मिलते ही जाए। तो इसका कहना है कि किसी संख्या और उसके गुणज का आप एचसीएफ निकालोगे ना, वही संख्या मिलेगी। चलिए भैया, हम 6 12 18 और 24 का अगर हम एलसीएफ निकाले ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले, तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, तो ऐसी बड़ी संख्या निकालो जो सभी में से भाग जाए। जाहिर सी बात है 6 ही ऐसी संख्या होगी ना जो सभी को भाग कर दे। इसका मतलब आप 6 12 18 उसके बाद 30 का भी निकालो, 36 का भी निकालो, इसमें जोड़ते जाओ, उसका एचसीएफ हमेशा वही संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डी भी यहाँ पर सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमको असत्य बताना था तो केवल और केवल सी यहाँ पर गलत है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि एक प्रश्न में हमको कितने सारे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चाहता तो मैं छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पर ला सकता था और जल्दी से हमारी वीडियो खत्म कर सकता था, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको क्वालिटी कंटेंट दूं। इसमें मेहनत बहुत लगती है, तो अगर अच्छा लग रहा है तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और शानदार करो, लाइक जरूर बोलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 5 है, एक घड़ी की मिनट की सुई 12 से 4 तक जाने में जितना कोण बनाती है तथा घंटे की सुई 3 से 9 तक जाने में जितना कोण बनाती है, इन दोनों कोणों का अंतर क्या होगा। देखिए कोण से प्रश्न आ गया, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न भी बन रहे हैं यार, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। देखिए आपको एक बेसिक चीज समझ जानी है कि जहां पर डिग्री वाली बात हो, तो यहाँ पर डिग्री और समय की बात हो रही है, तो 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री। इसका मतलब आप 1 मिनट आगे बढ़ते हैं तो कितना चल रहे हैं आप, 6 डिग्री चल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आप अगर 1 घंटा चल रहे हैं, 1 आवर चल रहे हैं, आप चलेंगे 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। बस ये बेसिक आपको पता है ना, आप इसको चुटकियों में उड़ाएंगे। कैसे, चलिए बताते हैं। सबसे पहली बात की जा रही है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 12 से 4 तक जाने में, देखिए ये 12 मिनट की सुई है, 12 से लेकर 4 तक आ रही है, तो कितना मिनट चलेगा भैया, 5 10 15 और 20 मिनट चल रहा है ना। तो कितना कोण बनाएगी, तो चलिए भैया
सबसे पहले मिनट की सुई की बात करते हैं, मिनट की सुई। ठीक है, तो बताइए भाई कितना मिनट चल रही है वो? 12 से 4 तक जाने में वो टोटल 20 मिनट चल रही है। बताया ना मैंने, 5, 10, 15 और 20, यहां तक जाना है। ठीक है, तो ये 20 मिनट चलेगी। अब बताइए 20 मिनट को अगर मुझे डिग्री में चेंज करना है तो क्या करूंगा मैं? तो देखिए 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 20 मिनट बराबर 6 डिग्री से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 20 छक्का 120 डिग्री आ गया। इसका मतलब वो 20 मिनट में 120 डिग्री जाएगी। कौन सी? मिनट की सुई। अब बात करते हैं घंटे की सुई 3 से चलकर 9 तक जा रही है। ठीक है, मतलब बीच में कितने घंटे मिलेंगे हमको? 6 घंटे मिलेंगे। तो ये कितना कोण बनाएगी? तो अब बताते हैं हम आवर, मतलब घंटे की सुई। ठीक है, घंटे की सुई कितना चल रही है? कितना चला भाई? 6 घंटे चला। और बताइए भैया 1 घंटा बराबर 30 डिग्री, तो 6 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 से गुणा कर दीजिए, तो 6 तिया 18, 180 डिग्री। हमको कितना बताना है? दोनों कोणों का अंतर। दोनों कोणों का अंतर मतलब मिनट सुई और घंटे की सुई का अंतर। इसका मतलब 180 माइनस 120, बड़े से छोटे को ही घटाएंगे ना, तो कितना होगा? 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ये किसका अंतर है? मिनट की सुई माइनस आवर की सुई का अंतर है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आ गया इसमें? नहीं, बस ये आपको जानना था कि घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है और 1 घंटे में 30 डिग्री। माइंड में घुसा लेना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मजा आ रहा है ना? क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रखा है मैंने। अब देखते हैं, क्वेश्चन है ए और बी दो स्थानों से 180 किलोमीटर दूर हैं। चलिए भैया सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये ए बचा है भैया, ए यहाँ पर खड़ा है, बी यहाँ पर खड़ा है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है ना, यहाँ तक की दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर है, 180। ठीक है, दूसरा पेन ले लेता हूं। अब बोल रहा है कि एक कार ए से बी की ओर जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। मतलब एक कार है, ये ए से बी की ओर जा रही है ना, तो ये चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और वहीं बी से ए की ओर जब आए तो देखिए, और बी से वापस ए की ओर आए ना, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो देखिए बी से ए की ओर इस ओर जाए तो इसकी चाल कितनी हो जाती है कार की? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब शानदार बात यह है, यहां पर पूछा गया है कि इसी बीच एक मक्खी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रही है। मतलब मक्खी की चाल कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मक्खी ने कुल कितनी दूरी तय की? ठीक है, तो यहां पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है ना। मक्खी की दूरी हमको निकालना है कि कितनी दूरी तय की। तो देखिए भैया मक्खी की दूरी, मक्खी की दूरी, दूरी कितनी हो जाएगी? सबसे पहली तो वो कितने चाल से चल रही है भाई, कितने स्पीड से चल रही है। जितने ज्यादा स्पीड से जाएगी उतनी ही जल्दी दूरी तय करेगी, ज्यादा दूरी तय करेगी। तो उसकी दूरी हो जाएगी मक्खी की चाल, है ना। चाल मतलब एस, चाल को किससे दर्शाते हैं? एस गुणित कार द्वारा जितना समय तय किया गया। मतलब ये ए से बी में जाने पे और बी से वापस आने में उतने ही देर तक तो क्या है, मक्खी उड़ी ना। तो कार द्वारा लगा समय, कार द्वारा, देखिए मैथ्स को रटना नहीं है ना, बस समझना है। लगा समय, लगा समय, समय निकालना है भाई सबसे पहले। ठीक है, तो समय निकालना है तो निकालिए भाई समय। तो हमको पता है समय निकालना है, तो एक सूत्र हमको पता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा भाई? चाल को हम दर्शाते हैं एस से ना, तो समय बराबर हो जाएगा टी बाई एस, है ना। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो निकालिए भाई कार का समय, कार का टी यानी समय। ठीक है, तो डी बाई एस ये समय का फॉर्मूला है। तो हम समय निकालेंगे ए से बी तक जाने में और बी से वापस आने में। तो क्या हो जाएगा? डी बाई एस वन, मतलब ए से बी तक जाने में, प्लस डी बाई एस टू, मतलब बी से वापस आने में। डी तो दोनों में सेम है, 180 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो चलिए भैया डी कितना है? 180, 180 बटा एस वन कितना है? मतलब ए से बी जाने में कितना लग रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 घन
180 बटा S2 क्या है, मतलब बी से वापस आने में कितना टाइम लग रहा है उसको, 90। ठीक है, 90 की चाल से जा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 6 3 18, तो 3 और 90 दूनी 180। तो इसका मतलब वो 5 घंटे का सफर तय कर रहा है। कार कितने घंटे का समय तय कर रहा है, 5 घंटे का। बस ये मिल गया, सीधा यहाँ पर फॉर्मूला में मान रख दो। ठीक है, इतना मिल गया ना, हाँ इतना मिल गया ना, अब सीधा यहाँ पर मान रखना है। तो चलिए भैया, मक्खी की दूरी कितनी होगी, एस चाल निकालिए। तो चाल कितनी है मक्खी की, मक्खी की चाल है 120 गुणित कार द्वारा लगा समय कितना है 5 घंटा, तो 5 रख दीजिए, तो 12 पंचे 60, तो 600 किलोमीटर की दूरी मक्खी तय करेगी। तो इसमें कुछ भी नहीं था, बस आपको दिमाग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, आपका आंसर आ जाता। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। आप ऐसा नहीं कि चाल को समय में बदलो, समय को उसमें बदलो, किलोमीटर में बदलो, ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। समझ नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, है ना, और कोशिश कीजिएगा कि इसी लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करें। मैं नहीं बोलता कि सिर्फ मेरी वीडियोस देखो यार, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेवल के प्रश्न लगाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही जोड़ी बनाइए। देखिए ये जो पैटर्न है ना, ये पिछले बार के हॉस्टल वार्डन में पूछा गया था। ठीक है, तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, उसी आधार पर मैंने बनाया है। सही जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पर बताया है कि कौन कौन सी ये रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, संपाती रेखा है और समांतर रेखा है। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये रैखिक समीकरण से प्रश्न है। तो रैखिक समीकरण का यहाँ पर सूत्र होता है a1x प्लस b1y बराबर c1। ठीक है, वहीं a2x प्लस b2y बराबर c2। यहीं से हमको तुलना करके बनाना होता है। तो देखिए यदि आप a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, है ना, a1 बाई a2 बराबर होगा, बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के, तो ये रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी, मतलब एक दूसरे की वो काटेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमको हल मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा, सिर्फ एक ही हल मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम निकाले a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, बराबर होगा c1 बटा c2 के, इस प्रकार से, तो ये रेखा क्या होंगी, संपाती होंगी। संपाती का मतलब होता है एक ही में जुड़े हुए, एक रेखा हुई, इसी के ऊपर एक और रेखा हो गई। तो हमको पता चल रही है क्या, यहाँ पर दो रेखाएं हैं, हमको तो दोनों रेखाएं सेम ही लग रही हैं। ठीक है, तो ये रेखाएं हो गई संपाती, इसका मतलब इसके अनंत हल है, इसके कोई हल मिलेंगे ही नहीं। अब आते हैं, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के, ठीक है, तब ये रेखाएं होंगी समांतर, मतलब एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे। तो जब दो रेखाएं समांतर हैं तो क्या इसका कोई हल मिलेगा क्या, ठीक है, तो इसका कोई हल मिलेगा। तो इस बेसिक चीजों को आपको समझना है। अब चलिए सॉल्व करते जाते हैं, इसको बस समझिए, बाकी सॉल्व इजीली होगा। चुटकियों वाला प्रश्न है ना, बस यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट से खेला जा रहा है आपके, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो देखिए पहला समीकरण में देखते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 6 है और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 है। देखते हैं क्या क्या है। तो देखने हैं हमको, देखिए a के जगह में 2 है, यहाँ पर a1 के जगह में, देखिए ऐसे इस प्रकार से, देखिए ये a1 है, ठीक है, ये b1 है और ये क्या है, c1 है। ठीक इसी प्रकार से ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है ना। इसी प्रकार से आपको तुलना करनी है। तो देखिए a1 बटा a2 मतलब 2/4 इज इक्वल टू b1 बटा b2 मतलब 3/6 बराबर c1 बटा c2 मतलब 6/12। तो बताइए कि ये आपस में बराबर हैं। तो ये देखने के लिए सॉल्व कीजिए भाई इनको। तो ये आ गया 1/2, ठीक है, ये भी कट जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 1/2 और ये भी कट जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, 1/2। इसका मतलब तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं, 1/2। ठीक है, इसका मतलब तीनों बराबर हैं। अगर तीनों बराबर हैं, तीनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। देखिए तीनों बराबर है तो ये रेखाएं संपाती होंगी और इनके अनंत हल होंगे। देखिए संपाती यहाँ पर पूछा गया है, तो a का क्या हो जाएगा, 2, संपाती हो गया। ठीक है, तो a2 मिल गया। अब b में चेक करते हैं भाई, वही a1 बाई a2 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह में क्या है, a1 की जगह में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर 1 बाई a2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, b1 के जगह में -2 है, याद रखिएगा, तो -2 है, और b2 के जगह में -4 है, तो यहाँ पर -4 रख दीजिए, बराबर c1 के जगह में क्या है, 4 है, और c2 के बराबर में क्या है, 12 है। सॉल्व करिए भाई इसको। तो
तो ये तो 1/2 ही रहेगा बराबर, ये ऋण और ऋण कट जाएगा, 2 एक कम 2 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 1/2 आ गया बराबर, इसको सॉल्व कीजिए, 4 एक कम 4 और 4 दिया 12, तो ये आ जाएगा 1/। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये दोनों के बराबर ये नहीं है, 1/3 नहीं। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, A1/A2 बराबर है B1/2 के B2 के, और बराबर नहीं है C1/C2 के। इसका मतलब ये क्या रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं, समांतर रेखा हो जाएगी भाई। अब जाहिर सी बात है C क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ पर से आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ पर लगा के देख लीजिएगा कि A1/A2 कभी भी बराबर नहीं होगा B1/2 के। देख लेते हैं यार, उसमें क्या बड़ी बात है। देखिए A1 के जगह में क्या है, 3 है, A2 के जगह में क्या है, 2 है बराबर, B1 के जगह में यहाँ पर 2 है और B2 के जगह में यहाँ पर -3 है। बताइए दोनों क्या बराबर है, नहीं है। जाहिर सी बात है ये प्रतिच्छेदी हैं, तो दोनों बराबर नहीं होंगे तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी होंगे ना। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ऐसा ही सीजी टेट में भी हुआ था। तो आप बताएंगे कि आपका सीजी टेट में स्कोर क्या रहा। ठीक है, मैंने भी दिलाया है और मेरा अच्छा खासा स्कोर था इसमें। क्यों, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर है, इसलिए थोड़ा अच्छा चले जाता है पेपर्स। ठीक है, हाँ अब आ जाते हैं फिर से कथन और कारण से। देखिए द्विघात समीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, और देखिए दिखने में कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे ना चुटकियों से हल होने वाला है। देखिए द्विघात समीकरण है x² - 5x + 6, इसको तुलना करना है आपको ax² + bx + c = 0। ये समीकरण होता है, जब भी इस प्रकार से समीकरण आए इससे तुलना करना है आप। ठीक है, इसका मतलब a की जगह में क्या है, यहाँ पर इस समीकरण में देखेंगे a की जगह में क्या है, 1 है, a बराबर 1 है, b की जगह में क्या है, -5 है, b बराबर -5 है, और c के जगह में क्या है भाई, c के जगह में 6 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके मूल्य यहाँ पर दे दिए गए हैं, अल्फा और बीटा है। तो आपको बताना है क्या अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर होगा 13 के। यह हमारा अभिकथन है। कारण हमारा दे दिया है, देखिए कितना अच्छा चीज कर दिया कि कारण में हमारे फॉर्मूले ही रख दिया है इन्होंने। दिया है कि अल्फा प्लस बीटा अगर आपको निकालना है तो आपको मिलेगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तथा यहाँ पर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बस यहाँ पर मान रखना है। सबसे पहले भैया देखना है कि हमको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तभी तो इस फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया है -b/a, तो बताइए भाई माइनस b का मान हमारा क्या है भाई, -5, और a का मान कितना है, 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमको क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर से अल्फा इंटू बीटा ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमको मिलेगा c/a, तो c कहाँ है भैया, है, a का मान कितना है, 1, तो अल्फा बाई बीटा का मान कितना हो जाएगा, 6, हो गया ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया। हमको बस इस फॉर्मूले में मान रखना है और देखना है आंसर आ रहा है या नहीं। चलिए भैया रखिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, कितना निकला, 5, तो 5 का वर्ग हो गया, -2 इंटू अल्फा बीटा, तो देखिए 2 इंटू अल्फा बीटा का मान कितना है, बस हमने मान रख दिया। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25 ऋण 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा, 25 - 12 बराबर 13। मिल गया ना हमको, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 13, यही तो हमको सिद्ध करना था। तो देखिए कारण ये तो सही है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र है c/a, तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये तो सही है। साथ ही साथ इसमें हमने मान रखा तो हमको मिल गया अभिकथन भी सही है। तो जाहिर सी बात है अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, देखिए चीजों को समझना अगर आपने सीख लिया ना, आप बनाना भी बहुत अच्छे से सीख लेंगे, कैसा भी घुमा के दे, हमको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु जोड़ दी जाए तो औसत 17 वर्ष हो जाता है। 5 वर्ष पहले का अनुपात क्या हो, बहुत ही शानदार। ठीक है, औसत से प्रश्न है, बहुत ही शानदार। मैं बेसिक आपको एक चीज बताता हूं। तो देखिए औसत हमको पता है, औसत एवरेज हमको पता है क्या होता है, संख्याओं का योग
पता क्या होता है? संख्या। ये होता है ना। तो यहां से एक और सूत्र निकलता है, अगर हमको संख्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, या फिर यहां पर हमको निकालना है योग, को निकालना है योग, योग अगर निकालना है, ठीक है, तो हमारा सूत्र हो जाएगा औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या, ये तो पता है, ठीक है, बस ये पता है ना। चलिए बनाते जाते हैं। तो एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो हम निकाल लेते हैं भैया, सबसे पहले योग निकाल लेते हैं। तो 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो इनका योग कितना होगा? तो इनका योग हो जाएगा 40 छात्रों का कितना हो जाएगा? औसत इंटू संख्या। औसत कितना है? 16, और संख्या कितनी है? 40 छात्रों की, तो योग कितना हो जाएगा? 16 चौक 64, 640 इनका योग आ गया, ठीक है। अब बताइए, यदि शिक्षक की आयु जोड़ दी जाए, अब इसमें शिक्षक की आयु जोड़ दी जाए तो औसत कितना हो जाता है? 17 वर्ष, 17 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक, टीचर प्लस करेंगे तब योग कितना हो जाएगा भाई? अब योग देखना, तो देखिए औसत कितना है? 17 वर्ष गुणित, अब टीचर भी आ जा रहे स्टूडेंट के साथ, तो पहले 40 स्टूडेंट थे, अब एक और जुड़ गए, तो संख्या कितनी हो गई? 41। तो कितना हो जाएगा भैया? इसको गुणा करो तो 17 एक का, ठीक है, कर दीजिए, 7 1 और 7 चौक 28 और 2 4 एकम 4 और 2 6, कितना हो जाएगा? 7 9 6 9 7, 697 हमको मिल गया, योग मिल गया। इसका मतलब आप यहाँ पर डिफरेंस देख पा रहे होंगे, जब एक व्यक्ति यहाँ पर जुड़ा तो 640 से वो कितना हो गया? 697 उसकी उम्र। इसका मतलब हमको टीचर की यहाँ पर से उम्र मिल जाएगी। जी हाँ, मिल जाएगी। तो टीचर की आयु कितनी हो जाएगी? टीचर की आयु हमको मिल जाएगी कितनी? 697 में से 640 को घटा दो, इसका मतलब हमको मिल गया 57। तो टीचर की आयु यहाँ पर कितनी है? 57 है। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। 5 वर्ष पहले के इनका अनुपात क्या होगा? बस यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 5 वर्ष पहले इनका अनुपात निकालना है हमको, तो कितना होगा भाई? तो देखिए, टीचर की वर्तमान आयु कितनी है? 57, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी? 57 माइनस 5 कर दो, कितना आ जाएगा? 52 हो जाएगा, ठीक है, बटा, अब हमको कर देना है 5 वर्ष पहले इनकी आयु, तो 40 छात्रों की औसत आयु 16 थी, 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 11, 52 अनुपात 11 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। इस प्रकार से हमको बस सॉल्व करना था, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 10वां। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना? तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ सूत्र को रख के दिया है, और यहाँ पर आपको बताना है कि ये सूत्र सही है या नहीं। तो फॉर्मूले से ज्यादा अभी प्रश्न बन रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ सर्व समीकरणों को सूत्र बताता हूँ। क्या कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर आपको निकालना है, यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर भी मान सकते हैं, तो वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये पता ही है, पता है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से x प्लस वाई का क्यूब का सूत्र क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। और वहीं 4x माइनस वाई का क्यूब का सूत्र क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, तो देखिए यहां पर इन फॉर्मूलेस को आपको रट लेना है, ऐसा नहीं कि आप खोलते जाएंगे सॉल्व करते। तो यहां पर अगर हम प्रश्न को देखें ना, तो ये मिला कर दिया है। देखिए x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, दो सूत्रों को मिला दिया है। तो यहां पर भी आपको इन सूत्रों को भी याद रखना होगा कि इसका आंसर होगा 4xy। ठीक उसी प्रकार से x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर होता है तो ये हमारा आंसर आता है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और वहीं x प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूब का सूत्र होता है 2y 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। देखिए यहाँ पर माइनस है ना, माइनस तो y बाहर रहता है और x के साथ 3 लगा होता है। वहीं इन दोनों के बीच में अगर प्लस कर दिया जाए तो देखिए x वाला बाहर में आ जाता है और y के साथ 3 का गुणा होता है। ठीक है, तो इन सूत्रों को भी आपको याद रखने की जरूरत है। आज वर्तमान में जो है ना, सूत्रों से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, चारों के चारों यहाँ पर सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी।
ठीक है। तो देखिए मेरी कोशिश है कि आपको मॉडल प्रश्न के साथ साथ पूरा सॉल्यूशन भी देते जाऊं ताकि आपकी तैयारी भी होती जाए साथ ही साथ। ठीक है, वक्त तो है नहीं। तो देखिए आगे के प्रश्न अगर आपको करने हैं तो देखिए आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं 11 से 20 तक के। तो इसको मैं तभी कराऊंगा जब आपको ये आप मुझे बताएंगे कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। ठीक है, तभी मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा और फिर अगले प्रैक्टिस सेट में मैं 11 से 20 तक के भी प्रश्न कंप्लीट कराऊंगा। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने रखे हैं ना, ये देखिए इसी प्रकार के प्रश्न वर्तमान में पूछे जा रहे हैं और इसको मैं चुटकियों में सॉल्व करना बताऊंगा आपको। ये कुछ बड़ा नहीं है ना, बस आप कॉन्सेप्ट समझे। तो साथ ही साथ मैं कॉन्सेप्ट भी बताते जा रहा हूं तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चल रहा है ना। देखिए इस प्रकार। तो बताइए दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, तभी मैं आगे की वीडियोस कंटिन्यू रखूंगा। और जल्दी से जल्दी रीजनिंग के भी क्वेश्चन आने वाले हैं और अभी तो कंटिन्यू चलेगी, अब नहीं रुकना है, अब बस कंटिन्यू चलना है। तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ठीक है, सबको पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।